नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों के लिए टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है। इनमें से सबसे अधिक म्यांमार और लाओस पर 40% टैरिफ लगाया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे तगड़ा झटका बांग्लादेश को लगा है, जिस पर 35% टैरिफ थोपा गया है, जिससे पड़ोसी मुल्क के हालात और बिगड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप की मंशा है क्या? वह ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं? इस बुलेटिन में हम हर एक बात को साफ करेंगे, स्पष्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप टैरिफ के शिकार देशों में बांग्लादेश, बोस्निया एंड हर्जगोविना, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, कजाकिस्तान, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मलेशिया, सर्बिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया शामिल हैं, जिन्हें ट्रंप के साइन किए गए लेटर भेजे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश से आयातित उत्पादों पर 35% शुल्क लगाने की घोषणा की। अब बांग्लादेश से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर 35% का भारी शुल्क यानी टैरिफ देना होगा। इससे अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश के सामान काफ़ी महंगे हो जाएंगे, जिससे उसकी मांग घटेगी। इसका सीधा असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। बांग्लादेश एक बार फिर बड़े आर्थिक संकट में फंस सकता है। एक्सपोर्ट गिरने से उसके देश में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से ही बांग्लादेश में हालात खराब हो रहे हैं। ट्रंप के इस झटके से हालात और बदतर होंगे। ट्रंप के टैरिफ वार से बांग्लादेश का निकलना अब आसान नहीं होगा। ट्रंप ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को भेजे पत्र में कहा कि 1 अगस्त 2025 से हम बांग्लादेश से अमेरिका भेजे जाने वाले सभी बांग्लादेशी उत्पादों पर केवल 35% का शुल्क लगाएंगे, जो सभी क्षेत्रीय शुल्क से अलग होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, कृपया समझें कि 35% शुल्क आपके देश के साथ व्यापार घाटे की असमानता को समाप्त करने के लिए आवश्यक शुल्क से काफ़ी कम है। ट्रंप ने कहा कि अगर बांग्लादेश अमेरिका के लिए अपने बंद व्यापारिक बाजारों को खोलना चाहता है और अपनी शुल्क और गैर शुल्क नीतियों और व्यापार बाधाओं को खत्म करना चाहता है, तो हम शायद इस पत्र में समायोजन पर विचार करेंगे। आपके देश के साथ हमारे संबंधों का आधार पर इस शुल्क को ज़्यादा या कम किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर के देशों को सोमवार को भेजे पत्र में उन देशों के उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए जाने वाले शुल्कों का ब्यौरा दिया है। इन देशों को टैरिफ थोपे जाने की परिस्थितियों के बारे में भी बताया गया है। आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ की मार सबसे ज़्यादा म्यांमार और लाओस पर पड़ी है, जिन पर 40% टैरिफ लगाया गया है। इसके अलावा जापान, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों पर भी टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो लाओस पे 40% टैरिफ लगी है, म्यांमार पे 40%, थाईलैंड पे 36%, कंबोडिया पर 36%, बांग्लादेश पर 35%, सर्बिया पर 35%, इंडोनेशिया पर 32%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, बोस्निया हर्जगोविना पर 30%, मलेशिया, ट्यूनीशिया, जापान और दक्षिण कोरिया पर 25% टैरिफ लगाया गया है। कजाकिस्तान पर भी 25% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक अलग कार्यकारी आदेश में कई अन्य देशों पर बढ़ाए गए शुल्क को टालने की अवधि 1 अगस्त तक बढ़ा दी है। शुल्क पर यह 90 दिवसीय निलंबन 9 जुलाई को समाप्त होना था। असल में अमेरिका की कोशिश भारत सहित दुनिया के तमाम देशों को अपने दबाव में लाना है। भारत ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के लिए कृषि और डेयरी जैसे क्षेत्रों में प्रमुख मुद्दों पर अपनी सीमाएं या कहा जाए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब सौदे को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी वाशिंगटन की है। ट्रंप के ऐलान के बाद सूत्रों की माने तो अगर मुद्दे सुलझ जाते हैं तो 1 अगस्त से पहले ही भारत के साथ अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत सहित दर्जन भर देशों के लिए 99 दिवसीय शुल्क निलंबन भी इसी दिन समाप्त हो रहा है।
भारत ने अपनी सीमाएं तय कर दी हैं और अब फैसला अमेरिका को लेना है। इससे पहले भारत अमेरिका ने फरवरी में दो पक्षी वार्ता के दौरान बातचीत शुरू करने की कोशिश की। इस साल की शरद ऋतु यानी सितंबर अक्टूबर तक बीटीए के पहले चरण को पूरा होने की समय सीमा तय की गई है। उससे पहले दोनों पक्ष अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अप्रैल को अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 26% का अतिरिक्त जवाबी शुल्क लगाया, लेकिन इसे 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अमेरिका की तरफ से लगाया गया 10% मूल शुल्क अभी भी लागू है। इससे भारत 26% शुल्क से पूरी तरह छूट चाहता है। अमेरिकी समय सीमा पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पिछले सप्ताह कहा था कि भारत समय सीमा के आधार पर कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह राष्ट्र हित में हो। सूत्रों के अनुसार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तभी संभव है जब दोनों पक्षों को लाभ मिले, और यह दोनों पक्षों के लिए लाभ वाला समझौता होना चाहिए। पिछले सप्ताह ही भारतीय दल अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत करके वॉशिंगटन से लौटा है। दोनों देशों के बीच इस्पात, एल्युमिनियम 50%, वाहन पे 25% शुल्क को लेकर भी मतभेद है। भारत ने कृषि और डेयरी उत्पादों पर अमेरिका को शुल्क रियायतें देने पर अपना रुख कड़ा कर लिया है, क्योंकि दोनों ही संवेदनशील विषय हैं। भारत ने पहले कभी भी हस्ताक्षरित किसी भी व्यापार समझौते में डेयरी क्षेत्र को नहीं खोला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों के साथ टैरिफ बढ़ाने के ऐलान में भारत का नाम शामिल नहीं किया है। वहीं भारत के साथ बेहतर व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने की बात कही है। साथ ही उन मुश्किलों का जिक्र किया जिसके कारण यह टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने अमेरिका भारत व्यापार समझौते को लेकर कहा, हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ डील किया, हमने चीन के साथ डील किया और अब हम भारत के साथ डील करने के बेहद करीब हैं। हर देश को भेजे गए पत्र में डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई को लेकर भी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर किसी भी कारण से आप अपने टैरिफ को बढ़ाने का फैसला करते हैं तो आप उन्हें जितना बढ़ाएंगे वह हमारे लगाए गए टैरिफ में जोड़ दिया जाएगा। ट्रंप ने आगे कहा, कई सालों से चली आ रही टैरिफ और गैर टैरिफ नीतियां और व्यापार बाधाओं को ठीक करने के लिए जरूरी था। इसकी वजह से अमेरिका को व्यापार में घाटा हुआ है। यह घाटा हमारी अर्थव्यवस्था और वास्तव में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने जिन देशों को टैरिफ लेटर भेजा है उनके साथ भी मुलाकात की है और हमें नहीं लगता कि हम डील कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें यह पत्र भेजा गया है। यही नहीं, हम अन्य देशों को भी पत्र भेज रहे हैं जिसमें उन्हें बताया गया है कि उन्हें कितना टैरिफ देना होगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को दुनिया के अधिकतर देशों पर जवाबी टैरिफ लगाया। इसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया था। हालांकि बाद में इसे 90 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया ताकि सभी देश अमेरिका के साथ नए सिरे से समझौता कर सके। ट्रंप ने 9 जुलाई 2025 को आखिरी तिथि तय की थी, लेकिन अब नए टैरिफ प्लान में इसे बढ़ाकर 1 अगस्त 2025 कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, जिसमें मौजूद हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी और डॉक्टर मोहम्मद अमीन पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव जी, पहला सवाल यही आपसे कि ट्रंप ने टैरिफ वार की शुरुआत क्यों की? क्या इसका मुख्य मकसद अमेरिकी उद्योगों को सुरक्षा देना और व्यापार घाटा कम करना था या अपनी मोनोपोली साबित करना? देखिए प्रसून जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसेंशियली एक बिजनेसमैन है। वो एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन कहे जा सकते हैं। उनका जो अप्रोच है वो लगातार हमेशा से सेल्फ सेंट्रिक रहा है। वो अपने जीवन के ज्यादातर समय में बिजनेस वर्ल्ड में रहे हैं और जैसा कि वो स्वयं कहते हैं और उसके बारे में वो काफी उसको बोस्ट भी करते हैं कि मैंने जीवन भर डील्स ओवर डील्स किए हैं। उन्होंने पुस्तक भी लिख डाली है, आर्ट ऑफ डील। तो इस तरीके की जो उनका जो अप्रोच है वो उनके वर्तमान में राष्ट्रपतित्व कार्यकाल में, चाहे वो पहला कार्यकाल रहा हो चाहे वो अब दूसरा कार्यकाल है, उसमें ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि वो अमेरिका के हितों को
जैसे कि बिजनेसमैन होता है वो अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को करता है, अपने हितों को सर्वोपरि रखता है और उसके आधार पर अधिक से अधिक प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है। उसी तरीके का जो अप्रोच है वो डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं और यहाँ पर तो वो बिल्कुल एक बिजनेसमैन के तरीके से हार्ड कोर नेगोशिएशन जिसको कहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो नेगोशिएशन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, न कि किसी कंपनी के जो पहले वो सीईओ थे और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के जाहिर है कि अध्यक्ष हैं, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी जब बन गए हैं तो उनका जो अप्रोच है वो उसी तरीके का दिखाई देता है और इसका लक्ष्य अमेरिका को अधिक से अधिक लाभ दिलाने का, प्रॉफिट दिलाने का ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन चीन के मामले में यह रणनीति उल्टी पड़ रही है। चीन ने अमेरिका को खुलेआम धमकी दे दी है। उसने कह दिया अमेरिका वियतनाम का जो समझौता हुआ है, जिसमें अमेरिका और वियतनाम वाले रूट पे जो भी जहाज जाएंगे, अगर चीन का रूट लेते हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा। इसको लेकर चीन ने सीधे सीधे चेतावनी दी है। इसमें वियतनाम को भी शामिल किया है, अमेरिका को तो शामिल किया ही किया है। तो चीन पर टैरिफ लगाने के पीछे क्या मंशा है? क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो चोरी की बात हो रही थी वह एक महज कारण है या कोई और भी कारण है? संजू जी। चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए 21वीं सदी में और मैं कहूंगा सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए 21वीं सदी में जो एक सामरिक चुनौती तो है ही, लेकिन वो एक आर्थिक चुनौती भी है। चाइना अमेरिका के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती है, नंबर 2 की इकोनॉमी है और चाइना जो पूरे विश्व में अपने जो अनेक आर्थिक नीतियों की वजह से वो विश्व के जो अनेक बड़े संस्थानों का, चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो वर्तमान समय का है, उसको भी ट्वीक करने की कोशिश करता है, उसको भी उसमें भी अनेक तरीके की वो साजिशें रचता है, जिससे कि अमेरिका वाकिफ है, डोनाल्ड ट्रंप वाकिफ है कि ये जो साउथ चाइना सी के 90% भाग पर एकाधिकार का दावा जैसा करता है चाइना, वो तो उसकी सामरिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन वहां से कोई शिप भी ना गुजरे, जो कॉमर्स वहां से ना हो पाए, इसको लेकर के भी चाइना। तो आप मानते हैं चाइना के ऊपर जिस तरीके का टैरिफ लगाया जा रहा है वह उचित है? संजू जी। लेकिन चाइना के साथ जो अमेरिका के संबंध है वो एक कंपटीशन उसमें इंटेंस है, राइवलरी भी है और ऐसे में जो चाइना के साथ अमेरिका का जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग होगा। लेकिन फिर उसके बाद बड़ा सवाल उठता है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या राजनीतिक कारण देखते हैं टैरिफ वॉर का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्चुअली में सप्लाई चेन पर पूरी तरीके से अमेरिका कब्जा जमाना चाह रहा है, जिसको लेकर चीन विरोध भी जता चुका है। यही सप्लाई चेन पे कब्जा करके ही गल्फ कंट्रीज पर भी एक तरीके की मोनोपोली हो गई अमेरिका की। डॉक्टर मोहम्मद अमीन। प्रसून जी, जहाँ तक सवाल है, अभी ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ है जी, उसमें भी पहले भी जब ट्रम्प पावर में नहीं थे तब भी आपने देखा होगा कि जब वो सिर्फ इलेक्शन ही जीते थे और उन्होंने शपथ नहीं ली थी, उस वक्त भी उनका यही व्यवहार था कि ब्रिक्स के लिए जब कई बात की वो ब्रिक्स की करेंसी इंट्रोड्यूस होगी, उस वक्त हमारे मोदी जी ने उसका क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि हम लोग ब्रिक्स की कोई करेंसी नहीं जारी करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अभी भी आप देखिए कि इसी ब्रिक्स को लेकर कि उनको जो लोगों ने बुरा भला कहा है और उनकी पॉलिसी को पसंद नहीं किया है, इसलिए वो चाहते हैं इस बात को कि उन पे हम 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएं, जैसे कि उन्होंने कर भी दिया इस बात को और इस बात को दुनिया देख रही है। और उन्होंने कहा इस बात को, उसी के लपेटे में हमारा बांग्लादेश भी आ गया जो सबसे ज्यादा गरीब कंट्री कहलाता है हमारे पड़ोस का, उसके ऊपर भी उन्होंने ढंग से टैरिफ लगाया है 25 से लेकर 40% तक। उसमें आप देखिए, जबकि हमारे पास अभी 26% लगा हुआ है। मुझे तो लगता है अंदेशा ये है 10% ब्रिक्स के ऊपर जो उन्होंने कहा है, तो 26 के ऊपर 10-36% हमारे ऊपर भी टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे। इनका सिर्फ एक ही है मकसद, ना ये डिप्लोमेट है, ना ये टेक्नोक्रेट है और ना ही ये पॉलिटिशियन है, ये सिर्फ बिजनेसमैन है। ये सब चाहते ये हैं कि वो कहाँ से कितना फायदा हो सके। लेकिन आप देखिए इसी लालच के कारण, बिजनेसमैन के लालच के कारण ही इन्होंने अपने जो साथी थे पुराने, जिनको उन्होंने इलेक्शन जिताया था, और उनको भी हटा दिया और उनको हटना पड़ा और उन्होंने अलग पार्टी घोषणा कर दी है, हम अलग पार्टी बनाएंगे और बेंस को कहा उन्होंने कि हम अगला प्रेसिडेंट बनाएंगे। ये सब क्या दर्शाता है? ये सब यही दर्शाता है कि ये बहुत ही ज्यादा इच्छा से ऊपर जाके बात करना चाहते हैं। यानी इनको हर चीज चाहिए, इनको अवार्ड भी चाहिए और इसके साथ में इनको जो अमेरिका के अंदर स्थिति इन्हीं के कारण हुई है, कभी इनको ग्रीनलैंड चाहिए, कभी कनाडा चाहिए, सब कुछ चाहिए और इस हर देश के लिए उथल पुथल कर रखा है। इनके खिलाफ भी डॉक्टर मोहम्मद अमीन,
ब्रिक्स पर ट्रंप की ये एक्स्ट्रा टैरिफ की धमकी क्या भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? बड़ा सवाल है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि हम सोचते थे, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ही बिजनेसमैन है और ये अपने तरीके से काम करेंगे। आप देखिए, हमारी टीम वहां पर है, लेकिन उन्होंने डेयरी प्रोडक्ट की बात की, जो कि हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। हमारा कृषि प्रधान देश है, उसमें डेयरी प्रोडक्ट की बात कर ली कि नहीं, हम वहां से मक्का भेजेंगे और अपना दूध भेजेंगे, चीज भेजेंगे, जो कि वहां पर वेस्ट के तौर पे देखा जाता है। इतना ज्यादा वहां पर उनकी गायें, उनके जानवर दूध देते हैं, जो कि क्षमता से ऊपर है। यानी एक एक गाय जो है और भैंस उनकी 25 से 50 लीटर तक दूध देती है, इसलिए वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत है। जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है, और हमारा देश जो है 80% कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की इकोनॉमी जो है बेस करती है फार्मर्स के ऊपर, लेकिन उसको भी वो जबरदस्ती ठोकना चाहते हैं, जिसलिए कि हमारी टीम वहाँ पर अमेरिका में पड़ी हुई है, जो इस बात को सॉर्ट आउट करेगी। लेकिन आप देखिए, ब्रिक्स के चक्कर में इन्होंने 10% की और बात कर दी है, और बात कर दी है, और जल्द ही कुछ दिनों में इस पे साफ हो जाएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं कि कुछ ही दिन में हम भारत के साथ समझौता कर लेंगे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा कहते हैं हमें सम्राट नहीं चाहिए। संजीव श्रीवास्तव जी, सम्राट नहीं चाहिए, इसका क्या मतलब है? क्या बुली कर रहा है अमेरिका दुनिया भर के देशों को? देखिए प्रसून जी, इंपीरियलिज्म का जो जमाना है, राजतंत्र का जो जमाना है, वो बीत चुका है। अब दुनिया पर कोई शासन या डिक्टेट करने की कोशिश करेगा विश्व को, तो विश्व उसकी बातों को नहीं मानने वाला है। चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो या कोई अन्य हो, कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता। और ये बात बहुत स्पष्ट है, जो लूला डी सिल्वा राष्ट्रपति ब्राजील के हैं, वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। और देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ प्रसून जी, कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। उसका कारण क्या? संजीव जी, आप बेहद अहम बात कह रहे हैं, लेकिन हम वही कारण जानना चाहते हैं। क्या वह कारण अमेरिकी करेंसी डॉलर में आई तगड़ी गिरावट है, या कुछ समय से यूएस इकोनॉमी में जो सुस्ती दिख रही है वह बड़ा कारण है? देखिए, कारण बहुत ही गहरे हैं और बड़े कारण हैं। डोनाल्ड ट्रंप का तो हालांकि जो उनका अप्रोच है, उसमें वो तात्कालिक डॉलर्स को कमाने की प्रोसेस में है, जैसा कि जीवन भर वो करते रहे हैं कि हमको यहाँ से कुछ पैसे मिल जाए, वहां से कुछ पैसे मिल जाए, उससे वो डील हो जाए, इससे वो डील हो जाए, किस तरीके की वो अप्रोच पे चलते हैं। तो उनके जो टैक्टिकल जो मूव्स हैं, उसके तहत मैं इसको पूरा देखता हूँ। देखिए, एक बात देखिए प्रसून जी, आपने नोटिस अवश्य किया होगा, आपके दर्शकों ने भी नोटिस किया होगा कि ये शुरू में कहते थे टिट फॉर टैट टैरिफ लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, और जब उन्होंने टैरिफ लगाई तो लगभग 50% के, अगर ऑन एन एवरेज करें तो 10 से 50% तक ही टैरिफ रखा। और उसके बाद कहा कि नहीं, वी वांटेड टू बी काइंडर, हम थोड़ा सा विश्व के प्रति थोड़ा उदार रवैया रखना चाहते थे। और उसके बाद जब टैरिफ लगा दी, तो उसके बाद जो उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं नहीं, अब इसको 90 दिन का हम पॉज में रखेंगे और फिर डील करेंगे। और अभी उन्होंने कल जो अनाउंस किया है, जो 9 जुलाई की जो डेडलाइन थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब 10 जुलाई से नहीं, ये 1 अगस्त से होगा। क्योंकि वो एसेंशियली, देखिए प्रसून जी, वो चाहते हैं कि विश्व के साथ वो नेगोशिएट करना चाहते हैं, वो डील करना चाहते हैं। लेकिन संजीव जी, इसी के साथ उन्होंने 29 देशों को लेटर भी भेज दिया है, 29 देशों को लेटर भी भेज दिया है। वो एक डील मेकिंग के लिए बनाए जा रहे दबावों का पार्ट है, जो उन्होंने ये लेटर्स भेजे हैं। और उसके लिए गैप रखा हुआ है 9 जुलाई से 1 अगस्त। और जब पूछा गया कि क्या ये 1 अगस्त की जो डेडलाइन है, जो आपने नई डेडलाइन सेट की है, ये पूरी तरह से कंफर्म है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि राष्ट्र कैसे नेगोशिएट करते हैं। यदि वो हमारे साथ ज्यादा ट्रेड करना शुरू कर दें, अपने ट्रेड पॉलिसीज को अमेरिका के प्रोडक्ट्स के लिए उदार बनाएं, अमेरिका के ऊपर टैरिफ कम करें, तो हम भी इसको चेंज कर लेंगे। तो ये जो उन्होंने जो पूरी अभी तक तो उनका जो मनोवर रहा है या जो व्यवहार रहा है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि उनकी बातों में क्या कह रहे हैं और क्या करेंगे, उसमें अंतर है। और उनका मूल जो मोटिव है, जो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मूल मोटिव अमेरिका की इकोनॉमी को प्रॉफिट दिलाने का, अधिक से अधिक प्रॉफिट दिलाने का और अपने लिए डॉलर्स को कमाने का है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक्चुअली में जब ब्रिक्स में, संजीव जी, जब ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था 2022 में, ब्रिक्स मुद्रा चलन की बात शुरू की रसिया ने, रूस ने जब इसे बात शुरू की, तो उससे अमेरिका के कान खड़े हो गए। अमेरिका को लगता है कि जिस तरीके से ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका का कंट्रोल है, जिसे वह लगातार बनाए रखना चाहता है, वह ऐसा हथियार है जिसको रूस और चाइना हमेशा चैलेंज करते हैं।
ईरान ने 2012 में और रूस 2022 में जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उससे अमेरिका ने विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार यानी स्विफ्ट सोसाइटी से इन दोनों देशों को बाहर कर दिया। चाइना को बाहर नहीं कर पाने के अपने कारण है, अपनी उसकी अर्थव्यवस्था, जिस तरीके का उसका प्रभाव, उससे बाहर कर देते तो शायद यह सोसाइटी ही बेमायने हो जाती। ऐसे में अमेरिका नेतृत्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर अपनी निर्भरता कम नहीं करना चाहता है। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अमीन, क्या अमेरिका की ये जो कोशिशें हैं कि जो डॉलर की मजबूती बनाए रखना चाह रहा है, जिस तरीके से वह कंट्रोल करना चाह रहा है दुनिया के मार्केट पे, जिस तरीके से जबरदस्ती वह अपने सामानों को दुनिया में डालना चाहता है अपनी शर्तों पे, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अपनी शर्तों पर, जिसमें दूसरे देश का घाटा हो, इनका घाटा पूरा हो। ऐसे में क्या लगता है वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है दुनिया? देखिए, मैंने पहले ही कहा प्रसून जी कि ये एक बिजनेसमैन है और ये दुनिया में ये अपने डॉलर की बात नहीं कर रहे। इस वक्त समझ रहे हैं कि मैं इस वक्त पावर में हूँ और मैं जो कर लूंगा अपने लिए बहुत कुछ कर लूंगा। इसीलिए इनका एलन मस्क से झगड़ा भी हो गया। आप देखिए, ये डॉलर की बात नहीं है, यहाँ पर सवाल है कि ब्रिक्स के करेंसी से इतने परेशान ये थे कि इन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी को लाना है। पूरी दुनिया में ये अपने क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं बैकडोर से। ये चाह रहा है कि इनकी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैकडोर से मजबूत हो जाए। डॉलर का तो जो होगा होगा ही होगा। इन्हों सिर्फ अपने से मतलब है। हर मामले में आप देख लीजिए, इनको नोबेल पुरस्कार भी चाहिए और इनको हर चीज चाहिए, अपनी बिजनेस चाहिए। आप देखिए ना, वहां भी अंदर अमेरिका के अंदर कितना उथल पुथल मचा हुआ है, उनके खिलाफ कितने लोग हो चुके हैं। जहां से जीत के आते हैं वहां भी प्रदर्शन हो। संजीव श्रीवास्तव जी, एक बड़ा सवाल जो मोहम्मद अमीन साहब से पूछ रहा हूं वही आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या ये जो टैरिफ वॉर है, एक क्या किसी भी मोड़ पर वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है? बड़ा सवाल। नहीं, वर्ल्ड वॉर तो देखिए सस्टेनेबल नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध न्यूक्लियर वॉर में बदलेगा और जो कि कोई नहीं करना चाहेगा। वर्ल्ड वॉर का मतलब यह हुआ कि जो नाभिकीय युद्ध, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी मैड की सिचुएशन, वो उसमें कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन नया शीत युद्ध मैं जरूर देख रहा हूँ, न्यू कोल्ड वॉर ये होने जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये बहुत ध्रुवी है या टू पोलर है, मल्टीपोलर या टू पोलर? देखिए, ये जिसका स्वरूप होगा, मेरा मानना है कि बहुध्रुवी ही होगा और भारत जाहिर है कि उसका किसी का पार्ट नहीं बनेगा और भारत का अपना एक अलग, और भारत जैसे स्वतंत्र सोच रखने वाले अनेक राष्ट्रों का एक अलग विचारधारा होगी। और ऐसे में ये जो पूरी व्यवस्था है वो बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। लेकिन उसमें एक बहुत ही इंटेंस कंपटीशन, एक नया शीत युद्ध, नए प्रकार का शीत युद्ध उसमें दिखाई देगा, जो कि उस तरीके का आपको पोलराइजेशन नहीं दिखेगा जैसा कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में हुआ था। इसमें जो राष्ट्रों के द्वारा अपने अपने अनेक हितों को ध्यान में रखते हुए विचारधारा का स्थान कम होगा, लोकतंत्र और अथॉरिटेरियनिज्म के बीच में ज्यादा बड़ी लड़ाई होगी। लेकिन एक बात मैं प्रसून जी अवश्य कहना चाहता हूँ कि जहां तक भारत का रुख है, भारत ऐसी किसी भी शीत युद्ध में और किसी तरीके की स्थितियों में नहीं जाना चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो भारत के निगोशिएशन चल रहे हैं, अमेरिका और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील के निगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए ही कोई डील करेगा। यदि अमेरिका ये चाहेगा कि हम कृषि के क्षेत्र में कोई समझौता कर लें या डेयरी के क्षेत्र में कोई समझौता कर लें, तो नहीं होने वाला है। इस चर्चा से एक बात तो साफ हो रही है संजीव जी, इस चर्चा से एक बात साफ हो रही है कि अमेरिका किसी भी हालत में सीधे युद्ध में नहीं उतरेगा। यह महज भारत सहित दुनिया के तमाम देशों पर दबाव बनाने की एक मजबूत रणनीति है, जिसकी तैयारी अमेरिका में कई सालों से चल रही थी। इसी का नतीजा रहा कि फेज 1 की जो चाइना के साथ था, उसकी आगे वाला डेवलपमेंट अब दिख रहा है। और इस तरीके के दबाव को अगर भारत सरकार झेल जाती है तो यह मानना पड़ेगा कि भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत किसी भी दबाव में नहीं आता है। इसके लिए भारत सरकार को अपने फैसले पे सख्त रहना होगा, डटे रहना होगा। आप दोनों चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।